नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट के करीब 2 खुदकुश धमाके हुए हैं। आज हम इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। हम तज्जिया करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की। अफगानिस्तान में जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट के करीब 2 खुदकुश धमाकों में कम से कम 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं और इसी तरह से जख्मियों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि महलविकीन में अमरीकी फौज के 13 जवान भी शामिल हैं। ये खुदकुश धमाके हुजूम के बीच जाकर किए गए। ये भी आपको बताएं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरूनी मुमालिक के बाशिंदों समेत ऐसे अफगान शहरियों की भीड़ है जो कि अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले का इम्कान जाहिर करते हुए अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरियों के लिए वार्निंग भी जारी की थी। तालिबान ने इन दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है, जबकि ISIS ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उधर दिफाई और खारजी उमूर के माहिर कमर आगा के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कमर आगा के मुताबिक हमलों में तालिबान के रोल से इनकार नहीं किया जा सकता और इन्हीं तमाम बातों पर, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये धमाके जो हैं आइंदा किस तरफ इशारा करते हैं। खित्ते के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए क्या कुछ अभी यहां पर अलर्ट रहना जरूरी है। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल TP त्यागी साहब, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कर्नल TP त्यागी सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। हमारे एक और बहुत ही जाने पहचाने खास मेहमान प्रोफेसर अमरीश सक्सेना सर हैं, वो भी फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कई बार हम उनसे फॉरेन मामलों को लेकर बातचीत भी कर चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। शुरुआत हम करना चाहेंगे TP त्यागी सर आपसे। कितना बड़ा खतरा इसको आप समझ रहे हैं? और अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ इस तरह का देखना जाना बाकी है। बिल्कुल सही कह रही है हिना जी आप। ये बहुत बड़ा खतरा है, केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और समझ ये लीजिए कि जो बताया जा रहा है वह सच नहीं है जी। किसी चीज को इस बात से आंका जाता है कि घटना के पीछे उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो भीड़ थी वो हजारों में नहीं लाखों में थी और तालिबान इस बात का बार बार अनाउंस कर रहा था कि लोग अफगानिस्तान को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में तालिबान की थू-थू हो रही थी कि तालिबान के डर की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक रास्ता निकाला गया। क्या निकाला गया? इस्लामिक स्टेट खुरासान। ये इस्लामिक स्टेट खुरासान 2015 में थोड़े से 10-15 स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में बैठ के बनाया था और उस समय इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि खुरासान प्रोविंस जो ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशिया में है उसके ऊपर हमारा कब्जा हो। तालिबान अफगानिस्तान से ही कॉन्टेंडेड था, बस इतना सा उद्देश्य में फर्क है। अदरवाइज इस्लामिक स्टेट खुरासान इज ऑल्सो लाइक द तालिबान। बाद में वो ISIS के साथ में जुड़ गया, ये जो IS खुरासान था। अब तालिबान ने ये दिखाने के लिए कि ये हमला मैंने नहीं किया, उसने IS खुरासान से ये कहलवाया कि हाँ ये हमला हमने किया। अगर ये सच था तो फिर तालिबान ने 2 दिन पहले ही ये क्यों कहा था
कि हमने यहाँ से ISIS का पूरी तरह सफाया कर दिया है। अगर सफाया कर दिया तो ये लोग कैसे आ गए? और क्या ये सच नहीं है कि काबुल एयरपोर्ट तक जाने वाले सभी रास्तों के ऊपर तालिबान के चेक पोस्ट थे, और अगर चेक पोस्ट थे तो उन्होंने कैसे IS खुरासान को आने दिया? लिहाजा ये एक मिली भगत है और इसमें वो सफल हुए, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। और यही कारण है कि कनाडा के राजदूत ने, कनाडा के डिप्लोमेट ने आज एक ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ही आतंकी देश है, पाकिस्तान के ऊपर बैन लगना चाहिए। अमेरिका ने ये गलती की कि उन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल गुजारे और अफगानिस्तान को दुश्मन समझा, असलियत में दुश्मन पाकिस्तान था। जी टीपी त्यागी साहब, आपसे लगातार हम बातचीत और जिस तरह से आप तमाम चीजों को एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर देख रहे हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने भी रखेंगे। आइए हम इस वक्त सुन लेते हैं कि कमर आगा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ कहा। ब्लास्ट के बारे में अमेरिकन काफ़ी देर से कह रहे थे कि इस तरह का अटैक होने की संभावना है, उन्होंने अलर्ट कर दिया था, उसके बाद भी हुआ। जबकि एयरपोर्ट के चारों तरफ जो है सिक्योरिटी वो तालिबान की है, हर आदमी को वो सर्च करके उस तरफ जाने देते हैं। उसके बाद ये लोग कैसे अंदर गए? कहा जा रहा है कि ISIS का हाथ है, ISIS खुरासान जो है उसका हाथ बता रहे हैं, लेकिन ISIS जो है अफ़गानिस्तान में इसके बड़े घनिष्ठ संबंध जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क से हैं, जो तालिबान के हेड हैं। और बहुत से दफ़े ये भी हुआ है कि जहाँ पे तालिबान को नहीं करना था अटैक, हक्कानी नेटवर्क ने इनके साथ करवाया है, ISIS से करवाया है। ISIS खुरासान जो है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसका जो हेड है वो पहले हक्कानी नेटवर्क में था, वहीं से है। ज़्यादातर लड़के जो हैं ISIS में अफ़गानिस्तान में जो हैं वो पहले तालिबान में थे। तो ये सब मिले जुले हैं। जो काम तालिबान अपने नाम से नहीं करता वो हक्कानी नेटवर्क करता है। इसके पीछे ISI ने इस तरह से बनाया है। वहाँ पे जो ISIS का भी जो ग्रुप है, किसने किया क्या किया, ISIS पे डाल दिया जाता है बहुत सी बातें। ISIS भी मौजूद है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ISIS नहीं है, और ISIS की भी लड़ाई है इनसे। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो सीक्रेट हैं, किसने किए क्या किए। देखिए, दो चीज़ें होंगी, इसका रिज़ल्ट ये होगा, जो भागने की कोशिश कर रहे थे हज़ारों अफ़गान जिनको तालिबान रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए मुश्किल हो गई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक ये वार्निंग भी है अमेरिकन्स को कि जल्दी खाली करो 31 तक, नहीं तो हम वी कैन और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरीके से मुझको तो लगता है कि इसमें ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो नाज़रीन, हमने देखा कि कमर आगा ने इस पर क्या कुछ कहा है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू भी। शैलेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल तस्वीरें सामने आ रही थी, यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमवात बढ़ सकती हैं, जख्मियों की तादाद बढ़ सकती है, और ये लगातार दिन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती नजर आ रही है। और दूसरी बात, क्या आज भी कुछ इस तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? देखिए, आपको अपडेट कर दें पहले कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 90 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है अब तक, और कई लोग अभी भी क्रिटिकल हैं और ये आंकड़ा अभी आगे बढ़ सकता है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, और इसमें जो मरने वाले हैं उनमें 13 US फोर्सेस के पर्सनल भी शामिल हैं। हमने कल भी देखा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कल स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ISIS इसके पीछे जिम्मेदार है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए उन्होंने आगे इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं कि उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है, जो ताज़ा अपडेट्स है, उसके मुताबिक हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से
अधिकतर जो इंडियंस हैं जो वहां फंसे हुए थे उनको सक्सेसफुली वापस लाया जा चुका है। करीब 5 फ्लाइट्स के जरिए वो भारत पहुंच चुके हैं, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और कल जो फ्लाइट आई है वो लगभग खाली फ्लाइट थी, क्योंकि इसमें मात्र 35 लोग ही शामिल थे। ऐसे में जो लगभग इंडियंस सभी है वहां पर थे, उनको वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति कामयाब ऑपरेशन रहा है। अब कुछ गिने चुने इंडियंस वहां पर हैं जिनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं साथ ही साथ अफगान सिख्स यानी कि जो वहां की माइनॉरिटीज है उनको भी वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति खत्म नहीं हुआ है, वो जारी रहेगा। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो अफगान सेल तैयार किया गया था एमईए की तरफ से, अफगान सेल वो आज भी काम कर रहा है। जिन भी लोगों को असिस्टेंस चाहिए वो अप्रोच कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि कल जयशंकर विदेश मंत्री ने 565 लोगों के वापस लाने की कंफर्मेशन उन्होंने कल पार्लियामेंट के सामने वो कर चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारत का जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि कल जो धमाका वहां पे जो मल्टीपल ब्लास्ट वहां पे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, इसके पीछे आईएसआईएस का नाम बताया जा रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात कह चुके हैं और अमेरिकन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, जैसे अपने अलर्ट के बारे में जो पूछा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे हमले हो सकते हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में वहां पर जो अफगान नेशनल्स हैं उनकी सुरक्षा का क्या होगा। हालांकि तालिबान ये कहता आ रहा है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तालिबान के पास है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तालिबान के पास है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मल्टीपल जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे जैश की बात करें, लश्कर की बात करें, अलकायदा या आईएसआईएस की बात करें, खुरासान की, वो आज भी वहां पर एक्टिव हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कई जो आईएसआईएस के आतंकी हैं वो एयरपोर्ट के आसपास भी मौजूद हैं। तो ऐसे में वहां से सुरक्षित बाहर निकलना कितना चैलेंजिंग होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। जो वहां पर अटैक हुआ है आईएसआईएस के खिलाफ, अब माना जा रहा है कि अमेरिका भी कार्रवाई कर सकता है। इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ जल्द ही एक बैठक होने वाली है। जो सेक्रेटरी जनरल है उनके साथ में उन्होंने अनाउंस किया था कल इस बात को कि एक मीटिंग उनके साथ वो करेंगे जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर अमेरिका के विड्रॉल के बाद अब आगे की क्या कार्रवाई होनी है इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और वहीं जो बाकी कंट्रीज है वो भी वहां से विड्रॉल अपना जारी रखे हुए हैं। जो फ्रांस के एम्बेसडर को वापस बुला लिया गया है। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच में आम अफगानी के लिए सुरक्षा कहां है वो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पर असल सवाल जो है वो आम अफगानियों का ही है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी सर भी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू उन्होंने एक बहुत सही चीज पॉइंट आउट की कि सब जो है चलता रहेगा, लेकिन असल जो बात है अफगानियों के लिए है जो वहीं पर रहते हैं, जिनका वो अपना वतन है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने सामने देखी हैं एयरपोर्ट पे, जिस तरह से वो लोग भागने के लिए तैयार हैं अपना सब कुछ छोड़कर, और ऐसे में तालिबान की तरफ से ये कहना कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी हिफाजत हम करेंगे, किस तरह से आप इन दोनों चीजों को देखेंगे? अगर वो तालिबान के अपने लोग रहे होते तो अपने लोग तालिबान से इतने डरते क्यों? और डरने की भी इंतहा ऐसी कि दुनिया में आज तक कभी देखी नहीं गई कि हवाई जहाज के पंखों से पकड़ के लटक जाएं, टायर में बैठ जाएं, ऊपर चढ़ जाएं, और जो वहां पे एयरपोर्ट के बराबर में नाला है उस नाले में खड़े रहें। और जो कैजुअलिटी बताई गई है मैडम, वो कैजुअलिटी बहुत कम है। अगर एक एंटी टैंक माइन फट जाती है और उस एंटी टैंक माइन के ऊपर आदमी होता है तो उसके चीथड़े बिखर जाते हैं, ये पता नहीं लगता कि वो एक बॉडी कहाँ थी। और अब जो उस पूरी के पूरे नाले में जिसके अंदर लोग खड़े हुए अपने पासपोर्ट हाथ में लिए हुए खड़े थे भीड़ में, वो पूरा लाल हो गया है और उसमें उनके टुकड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो 90 की जो कैजुअलिटी है ये कहीं ज्यादा है। और अमेरिका का, यूनाइटेड नेशंस का, हम इन्हें क्या कहें, यूनाइटेड नेशंस को हम इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट कहेंगे, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कोई एक मुझे ऐसा पॉइंट बता दीजिए जिसको वो रिजॉल्व कर पाए हो। क्या वो आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध को रिजॉल्व कर पाए? क्या वो फिलीपींस के साउथ चाइना वाले इशू को रिजॉल्व कर पाए? जी सर, आपसे हमारी बातचीत जो है जारी रहेगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे ही हम जानेंगे। अमरीश सर, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं। खास तौर पर हम ये जानना चाहेंगे खित्ते के लिए, अब ये रीजन के लिए कितना बड़ा खतरा है। कहीं ना कहीं कल के बाद एक वार्निंग के तौर पर इसे देखा जा सकता है।
देखिए, जिस तरह से आज से करीब 30 साल पहले अफगानिस्तान में जो हालात थे, मेरे हिसाब से फिर हम वापस उसी दौर में चल रहे हैं। और कोई देखिए, तालिबान सबसे बड़ा संगठन हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक संगठन नहीं है अफगानिस्तान में या इस पूरे इलाके में। कम से कम 20 संगठन है जो यहाँ पर बहुत ही एक्टिव हैं। जैसे अभी भी तालिबान का पूरे देश पे कब्जा नहीं है, तो मसूद का गुट है, फिर हक्कानी गुट है। हक्कानी गुट तो बहुत ही काफी एक्टिव रहा। खराब हालात थे अफगानिस्तान में, तो उस समय भी हक्कानी गुट काफी मजबूत था। और ज्यादातर ये जो गुट हैं, इस पूरे दौर में जब तक अमेरिका का वहां पे मौजूदगी थी, ये सब पाकिस्तान में शिफ्ट कर गए थे और पाकिस्तान से इसको पूरा सपोर्ट इन सारे ग्रुप्स को मिलता है। और जो सबसे बड़ी समस्या है अफगानिस्तान में, वो है चाइना का एंगल और रशिया का एंगल। और इस बार जो हालात हैं, जब से अमेरिका ने पुल आउट करने के बारे में फैसला किया था, उसी दिन से चाइना इसमें सक्रिय था और तालिबान के नेताओं से उन्होंने पहले ही बुला के बात की थी, तो वो हाइड भी नहीं कर रहे हैं। तो एक चाइना का जो हस्तक्षेप है, उनका जो इंटरफेरेंस है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा रूस को आज से 30 साल पहले जिस तरह से बेदखल किया था अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से, और इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मदद की थी, अब रूस भी उसका हिसाब चुकता कर रहा है। और रूस के अपने अलग इंटरेस्ट हैं, चीन के अलग इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अलग इंटरेस्ट हैं। और जो अफगानिस्तान के अंदर इतने तरह के जो गुट बने हुए हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हालात वहां जल्दी से सामान्य होने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हिंदुस्तान ने कहा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो अपनानी ही होगी, अभी कुछ भी कहना वक्त से पहले होगा। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हम इनसे ले रहे हैं। शैलेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस तरह के हालात हमने देखे थे एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में, आज वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? क्या आज भी लोग उसी तरह से वहां से निकलने को बेकरार नजर आ रहे हैं? देखिए, ताज़ा अपडेट जो आया है उसके मुताबिक कल के ब्लास्ट के बाद वहां पर कुछ कमी तो जरूर आई है, लेकिन अभी वहां पे हालात किस तरह के, इस पर हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट मीडिया बिल्कुल नहीं है, मौजूदगी नहीं है। और कल के धमाके के बाद हमने ये भी देखा है कि बहुत से एम्बेसीज ने, जो काबुल बेस्ड एम्बेसीज हैं, उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि कोई भी इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ ना जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आज नहीं है। हालांकि ताजा हालात हमारे पास इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं हो पाया है अफगानिस्तान के जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों से। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे माहौल के बीच में एक स्टेटमेंट सामने आता है पाकिस्तान एनएसए का। पाकिस्तान एनएसए की तरफ से स्टेटमेंट कल आया है, जहां पर वो वकालत कर रहे हैं तालिबान की और वेस्ट कंट्री से बोल रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री से बोल रहे हैं कि इनको एंगेज करने की जरूरत है, क्योंकि अशरफ गनी के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया तालिबान के रूल को अभी तक एक्सेप्ट फुली नहीं किया, यहाँ की तजिकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि हम ऐसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो फोर्सफुली वहां पर सत्ता में आई हो, क्योंकि उसमें माइनॉरिटीज को शामिल नहीं किया गया है। खासतौर से उन्होंने ताजिक्स पर कमेंट किया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का रवैया कि तालिबान से बातचीत कीजिए, तालिबान को एंगेज कीजिए, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना मशक्कत पाकिस्तान कर रहा है तालिबान की सरकार वहां पर बनाने को लेकर, और तालिबान को एक सही रूलर बताने को लेकर। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट बने हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल जो अलर्ट्स की जैसे आपने बात की, तो आज भी अलर्ट्स इस तरह के हैं कि वहां पर आईएसआईएस के जो आतंकवादी है वो आज भी एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं और वो कभी भी किसी भी वक्त हमलों को अंजाम दे सकते हैं। कल भी हमने देखा कि न सिर्फ ब्लास्ट बल्कि टेक ऑफ के वक्त एक प्लेन पर फायरिंग भी की गई थी। तो जाहिर तौर पर वहां पे हालात बहुत फ्लूइड बने हुए हैं, बहुत क्रिटिकल बने हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये मुश्किल घड़ी है उन तमाम लोगों के लिए जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत अपने लोगों को, अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल के ले आया है, लेकिन अब जो कुछ लोग वहां बचे हुए हैं उनको भी जल्द ही वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ। शैलेंद्र, ये तो है अफगानिस्तान के हालात की बात। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब इन तमाम हालात को देखते हुए टेररिज्म यानी दहशतगर्दी कितना बड़ा खतरा है पूरे खित्ते के लिए, पूरे रीजन के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें कौन सी नई बात कह रही है मैडम आप? मैं बीच में आना चाहता हूं। ये तो एनालिसिस हुई,
ये तो फैक्ट्स हुए जो सबको मालूम है। करना क्या है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी का नतीजा ये रहा कि उन लोगों को ये मालूम था। अमेरिका ने कहा कि जो अवे गेट है, जो पूर्वी गेट है, वहां से अमेरिका के लोग तुरंत चले जाएं। 8 घंटे पहले की बात है कि क्या तालिबान कैपेबल है ऐसे आतंकवाद से निपटने के लिए? भले वहां पर अब कह रहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, तालिबान सरकार ने सबको एमनेस्टी दे दी है और उनकी सबकी सुरक्षा उनके हाथ में है। लेकिन जो कल ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि ब्लास्ट वहां हुआ है जहां पर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेज की देखरेख में वो पूरा इलाका है, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकन के पास है। यानी वो अमेरिका पर इसका ब्लेम डाल रहे हैं। और अमेरिका ये बोल रहा है कि आईएसआईएस लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि आईएसआईएस और तालिबान आपस में विरोधी हैं और आईएसआईएस लगातार कोशिश करता है तालिबान के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने को लेकर। लेकिन एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट, कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है कि आईएसआईएस दिखाना चाहता है कि वो आज भी एक्टिव है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि अभी तक आईएसआईएस का वजूद इराक और सीरिया तक लिमिटेड था और अफगानिस्तान में जब तक गनी सरकार थी तब तक ये रीजन सिक्योर था, सेफ था। लेकिन अब जब तालिबान वहां पर सत्ता में आ गया है तो क्या ऐसे एलिमेंट्स जो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ या बाकी मुल्कों के खिलाफ, क्या उनको रोका जाएगा? कैसे रोका जाएगा? इसका जवाब तालिबान को ही देना होगा। क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि पहले जब इराक सीरिया में इस्लामिक स्टेट का दबदबा था वो भारत से ज्योग्राफिकली बहुत दूर था, लेकिन अफगानिस्तान बिल्कुल पड़ोस में है। तो पड़ोस में अगर अफगानिस्तान में इस तरह की हरकतें होती हैं उसका सीधा सिक्योरिटी का इंपैक्ट रीजन पर भी पड़ता है और हिंदुस्तान पर भी पड़ता है। ये भी खदशा जताए जा रहे थे कि कश्मीर में आने वाले वक्त में सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ सकता है, क्योंकि तालिबान अगर ताकत में आती है, एक ऐसी फोर्स ताकत में आती है जो आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रतिबंधित संगठन है, एक उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं 1988 पैनल के तहत। तो जाहिर तौर पर ये सभी तमाम फैक्टर ये ध्यान में रख के ही भारत सरकार आगे कदम उठा रही है। लेकिन फिलहाल पहली प्रायोरिटी सभी लोगों को वहां से सुरक्षित वापस लाना है, भारत लाना है। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान को एंगेज करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार तालिबान को भी एंगेज करेगी, यानी बातचीत का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर तालिबान के नए रूल को लेकर भी एक पॉलिसी तैयार की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि ये देखा जाए कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में तालिबान के साथ किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं और कैसे उनको एंगेज किया जाना चाहिए। जी शैलेंद्र, काफी अहम आपने इस वक्त जानकारी दी है और आगे का क्या लाया अमल रहेगा उसको देखना भी बेहद जरूरी होगा। टीपी त्यागी सर, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अब जो है ये वक्त है कि हमें देखना होगा कि टेररिज्म के फैलाव को कैसे रोका जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है महफूज पनागाहों के तौर पर इन इलाकों को देखा जाता है। इस पर आप क्या कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब रिक्वायरमेंट ये है कि इस आतंकवाद को कैसे रोका जाए। ये तो सब एनालिसिस हो गई, ये हुआ, वो हुआ, फला हुआ। मैं एक बात कहता हूँ, वेट एंड वॉच की पॉलिसी की आवश्यकता मेरा ख्याल है पहले से भी नहीं थी। कुछ ना कुछ एक्टिव होना चाहिए था। अमेरिका को साफ साफ उसने बता दिया था कि 8 घंटे पहले कि पूर्वी गेट से अमेरिका तुरंत चले जाए काबुल के, और 8 घंटे के बाद अटैक हो गया। यानी कि और उन्होंने नहीं, फ्रांस ने भी बताया, जर्मनी ने भी बताया, इंग्लैंड ने भी बताया, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ये मान रही है कि भाई जो आतंकी संगठन है करीब करीब सभी का जन्म पाकिस्तान से हुआ, और ये जो तालिबानी है ये तो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानते हैं। लिहाजा अब अगर तालिबान के ऊपर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ये बात सारी दुनिया मान रही है, हर देश मान रहा है। वो प्रेशर कौन डाल सकता है? वो प्रेशर हिंदुस्तान डाल सकता है। हम एक बात पूछते हैं, तो बहरहाल हिंदुस्तान का बेहद अहम रोल है और आगे भी रहने वाला है। और हमारे साथ प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी भी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब टेररिज्म को लेकर आंखें बिल्कुल नहीं मूंदना है। लगातार हिंदुस्तान हमेशा कहता रहा है कि खतरा बढ़ता जा रहा है, ये तमाम इलाके महफूज पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इस खतरे को रोकना ही होगा। किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, खतरा तो निश्चित रूप से है, क्योंकि जब भी किसी भी देश में, और अफगानिस्तान की देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप समझिए, जिस तरह से उसके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ,
और बाकी जितने बॉर्डरिंग देश हैं, रशिया है और भारत के साथ भी लगभग पूरा बॉर्डर नहीं भी लगा है, फिर भी थोड़ा सा बॉर्डर लगता है और बाकी पाकिस्तान के थ्रू हमारा बॉर्डर है। अगर वहां पर अनरेस्ट होता है, बहुत मुश्किल से नाटो फोर्सेस की हमको क्रेडिट दें या ना दें या अमेरिका को, लेकिन एक स्टेबिलिटी आई थी, एक स्थायित्व तो आया था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, लेकिन वो गवर्नमेंट भी अब चली गई। और जिस तरह के हालात हैं, अगर आप आतंकवादी संगठनों के हाथों में, दहशतगर्दों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे तो कभी भी वहां पर अमन चैन नहीं हो सकता। और इसके लिए जी, तो बहरहाल लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। अपने तीनों खास मेहमानों का, शैलेंद्र वांगू, टीपी त्यागी और प्रोफेसर अमरीश सक्सेना, तीनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।